हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डीआरटी फर्स्ट ईयर जो है आरपीएमसी का, उसके सिलेबस के बारे में, उसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसमें। तो पेपर जो होता है आरपीएमसी का वो किस तरह से आता है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। ये अभी जुलाई 2025 का लास्ट ईयर का वीडियो है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का जो पेपर होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जुलाई 2025 का वीडियो है, ये पेपर है। और अब आपको पता है डीआरटी फर्स्ट ईयर के 4 पेपर्स होते हैं। ठीक है, एना फिजियो का पेपर होता है फर्स्ट, सेकंड पेपर जो होता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का होता है। जो थर्ड पेपर होता है वो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो पोजीशनिंग का होता है। डार्क रूम का फोर्थ पेपर होता है। तो इस तरह से ये सारे पेपर्स होते हैं। सारे पेपर्स का जो पैटर्न होता है, मैंने कहा 7 क्वेश्चंस होते हैं, 7 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, और पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है और डीआरटी में 45% आपको चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स, यानी कि 100 में से 45 नंबर आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, लेकिन कई बार इसमें लिखने का पैटर्न आपको सही सीक्वेंस वाइज नहीं पता होता है, तो काफी सारी दिक्कतें होती है। जैसे अभी लास्ट ईयर का जो ठीक है रिजल्ट रहा वो इतना कम था कि आपको क्या बताएं, कि सबको पता है कि कैसा आरपीएमसी का रिजल्ट किस तरह से कम रहता है। ठीक है, लेकिन आपके अगर बढ़िया तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखते हो चीजों को, पेपर को अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपके नंबर बेशक मिलते हैं। ठीक है, और अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि उसमें आपकी हैंड राइटिंग, लिखने का तरीका, ये काफी सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो देखिए ये जुलाई 2025 का पेपर है। इसमें ये कुछ इस तरह से पेपर आता है आपके। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, ये कंबाइंडली पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें मैं आपको बताऊं, जो पैथोलॉजी है वो उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स है, कुछ डिजीज है जो इस पैथोलॉजी में आपके है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि 7 क्वेश्चंस में 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और 100 नंबर का पेपर होता है। 3 आवर्स का इसमें टाइमिंग होता है भाई। ठीक है, हर क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का भाई? 20 नंबर का आता है, चाहे उसमें 2 ऑप्शन वाले हो चाहे 4 ऑप्शन वाले हो। अगर 2 ऑप्शन है तो 20 नंबर का मतलब 10-10 डिवाइड हो जाता है। अगर 4 होते हैं तो 5-5 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये ठीक है, इसमें क्या है कि इस तरह से पेपर्स आता है। ठीक है, और मैंने कहा कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, कि मैंने कहा कि इसमें कौन कौन से सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से इसमें सिस्टम इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हैं। ठीक है, देखना बच्चों, इसमें सेकंड पेपर जो आता है वो किसका आता है? रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का आता है। सेकंड पेपर किसका आता है? रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का आता है। ठीक है, और थर्ड पेपर जो आता है वो रेडियोग्राफी, जिसको पोजिशनिंग बोला जाता है। और फोर्थ पेपर आता है वो डार्क रूम प्रोसीजर्स के बारे में आता है। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स का पैटर्न क्या रहता है? मैंने कहा कि ये 100 नंबर का पेपर आता है, हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का आता है। 7 में से केवल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको पता है कि आरपीएमसी की जो कॉपी होती है वो 40 पेज की होती है। 40 पेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 40 पेज के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो 40 पेज जो होते हैं, लगभग हर पेज के लिए, हर क्वेश्चन के लिए मैंने कहा कि कितने पेज मिलते हैं, यानी कि 7 से 8 पेज मिलते हैं। ठीक है, 7 से 8 पेज मिलते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा भाई साहब लगभग 6 पेज की, 6 या 7 पेज की बात करता हूं। मैंने कहा पेज भरना मकसद नहीं है अपना। ठीक है, अपने को कंटेंट लिखना है विद इन इस 6 पेज में, पर वो लिखना किस तरह से है वो चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 6 पेज हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं मेरे को। अगर भाई साहब ए और बी ऑप्शन आ गए तो ठीक है, मैंने कहा एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें ए और बी ऑप्शंस में कुछ शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, तो भाई साहब ये 10 नंबर का हो गया, ये भी 10 नंबर का हो गया। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है कितने पेज मिले मेरे को? 3 पेज मिलते हैं, इसके लिए 3 पेज मिलते हैं। भाई साहब ये कैलकुलेशंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चंस छूटते हैं भाई एग्जाम्स में, काफी लोगों के मोस्टली क्वेश्चन छूटते हैं। तो एक कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा कि आपके कितना है भाई? ठीक है, मैंने कहा कि 3 घंटे का पेपर होता है, लगभग 180 मिनट आपको टाइम मिलता है भाई। मेरे को 5 क्वेश्चंस में, इसको 5 क्वेश्चंस में मेरे को इसको डिवाइड करना है, तो लगभग 36 मिनट्स, यानी कि ठीक है 36 मिनट, यानी कि मेरे को हर क्वेश्चंस जो होता है बच्चों,
36 मिनट, या फिर मैं कहूं कि मैं तो 35 मिनट में करूंगा। हर क्वेश्चंस को कितने मिनट में करना है बच्चों? 35 मिनट में करना है हर क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा कि मेरे को 35 मिनट में लगते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको मेरे को ये मैनेज करके रखना है कि चाहे क्वेश्चंस में 1-2 ऑप्शंस का हो, चाहे 4 ऑप्शंस का, मेरे को कितने मिनट में करना है उसको 35 मिनट में हर क्वेश्चंस मेरे को खत्म करना है। और उस 35 मिनट में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें टॉपिक वाइज मेरे को इन पेज में लिखना है भाई। हर क्वेश्चंस के लिए मेरे को 5 से 6 पेज मिलते हैं, इस क्वेश्चन में खत्म करना है। एना की पेपर की अगर मैं बात करूं कि एना का पेपर में सबसे शानदार तरीका क्या होता है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, ठीक है। मैंने कहा एना का पेपर अगर आप कर रहे हो तो उस एना का पेपर में हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। एना में आपकी डायग्राम बनाने की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बढ़िया होनी चाहिए। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि वो डायग्राम जो होते हैं क्वेश्चंस में चाहे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, अगर आप डायग्राम बना के उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपके बेशक अच्छे नंबर आते हैं भाई, ठीक है। एना में सबसे बढ़िया फंडा क्या है कि आपके डायग्राम की प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, वो भी लेबल डायग्राम। आपके उन डायग्राम्स में क्या क्या नाम है वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद में आपको बताऊं कि किस तरह से आपको इसको अटेम्प्ट करना है, वो चीजें आपको ठीक है। पहले बात यह है कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं कि आरपीएमसी के जितने भी पेपर्स बनते हैं ना, पुराने पेपर्स के बेस पर बनाए जाते हैं। सही बात तो यह है, पिछले जो पेपर्स होते हैं उन बेस पर बनाए जाते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं, 35-40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। इवन मैं कहूं कि 40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए होते हैं। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं आपके एना की अगर मैं बात करूं तो एना में कुछ ऐसे सेलेक्टिव सिस्टम होते हैं जो हर बैच के लिए, डीआरटी के लिए कोई सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके जॉइंट्स वगैरह से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ईसीजी के लिए ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। डीएमएलटी के लिए मैंने कहा ब्लड वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड वाला चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओटी के लिए गायनिक में ओबीजी का आता है उनके, इसलिए मैंने कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। डीआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो स्केलेटन सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जो आरपीएमसी का जो सिलेबस है डीआरटी फर्स्ट ईयर के, उसकी अगर मैं बात करूं उसमें क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा आपके भाई साहब ये 4 पेपर्स पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। चारों पेपर्स भाई साहब 100-100 नंबर के होते हैं, आपको 45-45 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन अपने को ज्यादा अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सिलेबस के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। कौन से सिलेबस में कौन से पार्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ज्यादा बार पूछी जाती है, उस चीज पर फोकस करना है भाई अपने को, ठीक है। एक बार सिलेबस होने के बाद में लेकिन अपने को वो चीज पता होनी चाहिए कि क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो भाई साहब स्केलेटन सिस्टम सबसे ऊपर दिया गया है, इसका मतलब ये सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा बोन्स और जॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोन्स और जॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं। सेल वाले चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, सेल में ठीक है अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सेल में इतना आपके पूछा नहीं जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। सेल्स और टिश्यू में डिफरेंस पूछा जाता है ज्यादातर अगर देखा जाए तो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। ब्लड में ठीक है वैसे नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस ज्यादातर पूछा गया है इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बच्चों। बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम में ठीक है मैंने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशंस टाइप ऑफ सर्कुलेशंस में आता है, ठीक है, ये पूछा गया है। और हेड के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में पूछा गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा लंग्स के बारे में पूछा जाता है, लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में लिम्फेटिक सिस्टम में
ठीक है, स्प्लीन के बारे में पूछा गया है बच्चों, और बोन मैरो के बारे में एक बार आया हुआ है। ठीक है, स्प्लीन और बोन मैरो के बारे में पूछा गया है। फिर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके बारे में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अभी लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि जितने भी मैंने कहा जीआईटी के पाथ है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, सबके बारे में एक्सप्लेन पूछ लिया गया है इस बार। ठीक है, लेकिन हालांकि ज्यादातर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कहा यूरिनरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है भाई, यूरिनरी सिस्टम, इससे किडनी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, किडनी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में मैंने कहा है कि नर्वस सिस्टम में सेरिब्रम और सेरिबेलम और न्यूरॉन्स के बारे में और ब्रेन स्टेम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन में मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछता है तो बच्चों आई के बारे में पूछता है ज्यादातर, अगर पूछेगा तो। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में पूछ सकता है, ईयर का फंक्शनिंग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये एना का सिलेबस है भाई। उसके बाद मैंने कहा कि फिजिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में दो पोर्शंस है कि जो नॉर्मल बेसिक फिजिक्स होती है उसके बारे में, और मैंने कहा कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो देखना भाई, मैंने कहा एक्सरे प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बारे में मैंने कहा कि एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब के बारे में पूछा जाता है, एक्सरे ट्यूब की वर्किंग के बारे में पूछा जाता है। थर्मो आयनिक इमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एनोड एंगल, इसके बारे में पूछा जाता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं, थर्मो आयनिक इमिशन, एनोड एंगल, फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, और मैंने कहा हील इफेक्ट पूछा जाता है कई बार, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, और ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं। उसके बाद मैंने कहा इंटरेक्शन विद मैटर में पूछे जाते हैं भाई साहब, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इनके बारे में एचवीएल टीवीटी के बारे में पूछा जाता है, ज्यादातर एचवीएल के बारे में पूछते हैं। फिर मैंने कहा रेडिएशन के टाइप, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। ठीक है, स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होती है पूछा जाता है, ग्रिड रेशियो क्या होता है वो चीज पूछी जाती है, इसके टाइप। फिर बात करें रेडिएशन यूनिट में एक्सपोजर, रोंजन, कर्मा, ये 5-5 नंबर में, 10-10 नंबर में पूछा जाता है भाई। ठीक है, फिर बात करें रेडिएशन हैजार्ड्स के बारे में, रेडिएशन हैजार्ड्स में सोमेटिक और जेनेटिक इफेक्ट्स के बारे में, अर्ली इफेक्ट और लेट इफेक्ट, इस तरह से रेफरेंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए भाई। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा रेडिएशन प्रोडक्शन में अलारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, 10 डेज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है भाई, प्रैक्टिकल में पूछेगा या फिर एग्जाम्स में आएगा, 10 डेज लॉ इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने कहा रेगुलेटरी बॉडीज में या तो पूछा जाता है आईसीआरपी के बारे में, ठीक है, या पूछा जाता है एईआरबी के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि एडवांस इमेजिंग में कुछ पूछी जाती है, मेमोग्राफी पूछ लो या फिर फ्लोरोस्कोपी आपके सिलेबस में है, इनसे दोनों में से कभी कभी पूछ लिया जाता है, मेमोग्राफी ज्यादातर आया है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा बच्चों जनरल फिजिक्स की मैं बात करता हूं। जनरल फिजिक्स में ज्यादातर कैसे आते हैं, मैंने कहा एबीसीडी जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस, उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज आती है मैं आपको बताऊं, इसमें ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क और पावर और एनर्जी, और इसका मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। हीट के बारे में और ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसमिशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कई बार पूछा गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद में देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादातर पूछा गया, एक बार पूछा गया था रदरफोर्ड्स का लॉ पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रोस्टेट में क्या चीज पूछी जाती है, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टेट में कुलाम्स लॉ पूछा जाता है। ठीक है, कुलाम्स लॉ पूछा जाता है। करंट की अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करंट में, मैंने कहा ओम्स लॉ, और ठीक है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर एक बार पूछा गया है। ठीक है, एसी और डीसी, एसी और डीसी के बारे में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, कैपेसिटर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कैपेसिटेंस क्या होती है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में, ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, डायामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर बात करें तो भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेराडे लॉ के बारे में और लेंज लॉ के बारे में, ठीक है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शंस की डेफिनेशंस पूछी जाती है, सिर्फ डेफिनेशंस, ठीक है। फिर इनका ट्रांसफार्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ट्रांसफार्मर के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम, ठीक है। इससे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में एक्सप्लेन करिए, कभी कभी ट्रांसफार्मर के टाइप्स और इसके क्लासिफिकेशंस को समझाइए, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का 10 नंबर में भी पूछा हुआ है क्वेश्चंस और 20 नंबर में भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। भाई 20 में तो सब कुछ लिखना है, पर 10 में कैसे मैनेज करके लिखना है वो चीज आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एक्सरे जनरेटर, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछते हैं बच्चों, एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स, उसकी बाइसिंग के बारे में पूछते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के बारे में, ठीक है। रेक्टिफायर के बारे में, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर, रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है भाई, रेडियो एक्टिविटी में टाइप और इसकी यूनिट के बारे में, और अल्फा और बीटा डिके जो होता है, अल्फा और बीटा डिके के बारे में सेपरेटली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी गई है। उसके अलावा मैंने कहा रेडियोग्राफी, पोजिशनिंग की अगर बात करें तो पोजिशनिंग में बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है चेस्ट एक्सरे के बारे में, अब्डोमन के एक्सरेज के बारे में पूछा जाता है, स्कल की मैं बात कर सकता हूं बच्चों, स्कल के पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि पेल्विस के, ठीक है, पेल्विस के, इन चारों के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्कल की काफी सारी पोजिशनिंग होती है उसके बारे में, एब्डोमेन की, चेस्ट की और पेल्विस की। इनमें से भी दो चीज है, मैंने कहा चेस्ट के बारे में और स्कल के बारे में, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं दोनों में से, ठीक है। इसका फिक्स पैटर्न होता है, उस हिसाब से ही चलना होता है कि मैंने कहा कि इसमें सेलेक्टिव कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में लिखते जाओ, ठीक है। ज्यादातर कॉमन चीजें होती है तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ना कोई इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा बच्चों, जितने भी कुछ इसमें बेसिक्स व्यू होते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं सबकी बात कर रहा हूं मैं, हाथ होता है, अपर लिम लोअर लिम के जितने भी एक्सरेज होते हैं, ठीक है। चाहे मैं किसी भी जॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंट्स के बारे में कुछ इसके स्पेशल व्यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि रिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्कैफोइड व्यू होता है, अल्नर डेविएशन, ठीक है, अल्नर डेविएशंस होता है, रेडियल डेविएशंस होता है। तो ये अलग अलग स्पेशल कुछ व्यूज होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो 5-5 नंबर में पूछते हैं। वो स्पेशल व्यू, बेसिक व्यू के अलावा वो चीजें आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। उसमें क्या एंगल दिया जाता है, एक्सपोजर फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या इंडिकेशंस होता है, वो चीजें। इसके अलावा चलो ठीक है, ये तो व्यू है, लेकिन मैंने कहा कि ये जितनी भी बोन्स होती है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिक व्यूज, स्पेशल व्यू के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेशल रेडियोग्राफी के कुछ पोर्शंस है, इनमें से क्वेश्चंस पूछते हैं और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। मैंने कहा डेंटल रेडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो माइक्रो रेडियोग्राफी, मोबाइल एंड पोर्टेबल बेड साइड रेडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा ऑपरेशन थिएटर जो ओटी रेडियोग्राफी होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, साइन रेडियोग्राफी, ठीक है, लोकलाइज फॉरेन बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा कि एमएमएम यानी कि मास मिनिएचर रेडियोग्राफी जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये इमरजेंसी रेडियोग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कुछ रेडियोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है, डेंटल हो गया, ठीक है, माइक्रो मैक्रो रेडियोग्राफी, मोबाइल रेडियोग्राफी, ठीक है। ये तो हर बार पूछी जाती है भाई साहब, मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी और डेंटल रेडियोग्राफी, ओटी और इमरजेंसी, इन चारों में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई हर बार, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, पास होने के लिए तो सफिशिएंट है ये। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूं, डार्क रूम की, तो डार्क रूम में छोटा प्रोसीजर, इसमें छोटा पोर्शन होता है डार्क रूम में, ठीक है। इसमें डार्क रूम के लेआउट के बारे में, डार्क रूम का कैसा लेआउट होता है उसके बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, और डार्क रूम लेआउट में से भी पास बॉक्स के बारे में कई बार पूछा जाता है बच्चों। सेफ लाइट के बारे में काफी बार पूछा जाता है, हर बार डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सेफ लाइट से, कभी इल्यूमिनेशन ऑफ डार्क रूम के नाम से आता है, ठीक है, कभी इल्यूमिनेशन लाइट के नाम से क्वेश्चन आता है, कभी सेफ लाइट के नाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके टाइप पूछे जाते हैं,
ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा मैंने कहा कैसेट का कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, कैसेट के कंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसकी वर्किंग के बारे में, उसका मेंटेनेंस के बारे में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंसिफाई इन स्क्रीन और रेडियोग्राफिक फिल्म इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इसमें से। यानी कि इंटेंसिफाई स्क्रीन में से इसका कंस्ट्रक्शन, इसके लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी लेयर का क्या फंक्शन होता है। इंटेंसिफाई स्क्रीन की मेन लेयर कौन सी होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म की मेन लेयर कौन सी होती है, वो काम करने का प्रोसीजर कैसा होता है। इसमें एक लेटेंट इमेज और आती है, मैंने कहा लेटेंट इमेज से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। उसके बाद मैंने कहा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग दो होती है, एक तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, एक होती है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग जो होती है उससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग डेवलपर के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी फिक्सर के बारे में पूछते हैं, या तो डेवलपर या फिर फिक्सर। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें इसमें क्या होता है कि सिल्वर रिकवरी भी होती है, सिल्वर रिकवरी मेथड्स पूछे जाते हैं, सिल्वर रिकवरी मेथड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिल्वर रिकवरी मेथड्स क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर। उसके अलावा मैंने कहा कि सिल्वर रिकवरी के अलावा इसमें फिल्म एरर्स पूछे जाते हैं, अगर बढ़िया पेपर बनता है तो फिल्म एरर, इमेज एरर के नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिल्म एरर्स के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इमेज की शार्पनेस क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, व्यूइंग कंडीशंस के बारे में ये पूछ लिया जाता है कभी कभार बाई चांस। ठीक है, अच्छा इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व से बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको बता दी गई है, जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जो मैंने कहा कि इसमें क्या होता है कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न होता है, जो सिलेबस था इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको बताई गई है। ठीक है, जो बैच चल रहा है बच्चों, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को कैसे सोल्व करना है, किस क्वेश्चंस को किस हिसाब से लिखना है और कितना लिखना है, ये चीज बताई गई है सिलेबस के बारे में। और जिस तरह से जो सिलेबस है उस हिसाब से सारे टॉपिक्स करवाए गए हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच जो है 990 में दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो ये नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये बैच जो है ये ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।